नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। इसकी प्रामाणिकता के संबंध में बात करेंगे हम। पृथ्वीराज रासो का जो नायक और उसके जो प्रमुख घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक होते हुए भी कहा जाता है कि ये विशुद्ध रूप से इतिहास कृति नहीं है। यह एक काव्य कृति है। कवि जो होता है वो जीवन का रचनाकार होता है, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ही नहीं। इसीलिए इतिहास का सहारा लेते हुए भी वह अपनी कल्पना शक्ति से ऐसे दृश्यों, प्रसंगों और भाव स्थितियों की अवतारणा कर देता है जो जीवन की दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। यही कवि चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो की काव्यात्मकता संदिग्ध नहीं है, किंतु इसकी ऐतिहासिकता के सामने अनेक प्रश्न चिन्ह सामने आते हैं, जिससे इतिहास एवं इतिहास के विद्वानों में इसकी महाकाव्यात्मक कृति की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता पर बहुत विवाद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में वीर गाथा काल के देश भाषा प्रकरण में इस कृति को स्थान देते हुए इसके रचयिता चंद्रवरदायी का परिचय एवं पृथ्वीराज रासो का कथासार प्रस्तुत कर इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए अपने मत की पुष्टि में इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा का मत रखकर अपना निष्कर्ष दिया। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश भी पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवाद तो ठीक होते, तो इसकी प्रामाणिकता पर बहुत विवाद हुआ। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य है। इसमें भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा का उल्लेख है। प्रारंभ में यह ग्रंथ इतिहास सम्मत और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता रहा, लेकिन अब इसे अधिकांश विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं। इतिहासवेत्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं ने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों, शिलालेखों, मुद्राओं तथा पट्टों और परवानों के रूप में प्राप्त सामग्री को ऐतिहासिक मानकर पृथ्वीराज रासो की परख की और उसके आधार पर रासो को अनऐतिहासिक ठहराया। कुछ इतिहासकारों ने भी इन इतिहासकारों का सहयोग दिया और रासो की प्रामाणिकता का समर्थन किया। इस प्रकार से रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को सिद्ध करने वाले दो दल बन गए। अब अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उनके आधार पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा आदि विद्वानों का कथन है इसमें इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, रासो में परमार और चौल और चौहानों को अग्निवंशी माना गया है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में एवं शिलालेखों में वे सूर्यवंशी बताए गए हैं। साथ ही चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, पुत्र का नाम, सामंतों के नाम आदि भी ऐतिहासिक शिलालेखों और पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत ग्रंथ से भिन्न और अशुद्ध है। पृथ्वीराज की माता अनंगपाल की पुत्री नहीं थी और न जयचंद ही अनंगपाल का दौहित्र और राठौड़ वंशी था। शिलालेखों में जयचंद को गहरवार छत्री बताया है। इस प्रकरण में ओझा जी जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता एवं संयोगिता स्वयंवर को भी कल्पित मानते हैं। इतिहास के अनुसार न तो पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था और न अनंगपाल उस समय दिल्ली का राजा था,
और न पृथ्वीराज को अनंगपाल ने गोद ही लिया था। हाँ, यह ऐतिहासिक सत्य है कि पृथ्वीराज के राजा विग्रहराज ने दिल्ली को सैन्य बल से जीत अवश्य लिया था। उस समय पृथ्वीराज दिल्ली का राजा नहीं था, अपितु अजमेर का राजा था, जिसने बाद में दिल्ली को भी जीत लिया था। राणा समर का विवाह पृथ्वीराज की बहन प्रथा के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि समर से पृथ्वीराज के समसामयिक नहीं थे। पृथ्वीराज के 50 वर्ष बाद समर सिंह के जीवित रहने के प्रमाण मिलते हैं। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीमसिंह का वध करने की घटना भी इतिहास सम्मत नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज के बाद भी भीमसिंह के जीवित रहने के प्रमाण मिलते हैं। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की मृत्यु का उल्लेख भी ऐतिहासिक नहीं है। इस बात के प्रमाण है कि गौरी की मृत्यु मुल्तान के गखरों के हाथों हुई थी, न कि पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण द्वारा। इसके कालक्रम के बारे में भी क्या कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो संवत हैं वो सारे काल्पनिक हैं, वह इतिहास तथा अन्य प्रमाणों से मेल नहीं खाते हैं। इस दृष्टि से रासो अप्रामाणिक सिद्ध होता है। कर्नल टॉड भी कहते हैं कि रासो में पृथ्वीराज का जन्म जो है तो वह 1115 में और मृत्यु 1158 में बताई गई है, जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म 1200 और मृत्यु 1228 में होना सिद्ध होता है। रासो के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन संवत 1240 ईस्वी में मारा गया था, लेकिन इतिहास के अनुसार वह 1263 ईस्वी में गखरों के द्वारा मारा गया। आबू पर भीम चालुक्य का आक्रमण, शहाबुद्दीन गौरी और रायपुंडीर के युद्ध की तिथियां भी अशुद्ध बताई जाती हैं। पृथ्वीराज का गोद लिया जाना, मेवाती मुगल युद्ध, संयोगिता स्वयंवर आदि अनेक घटनाओं का काल संकेत इतिहास विरुद्ध है, क्योंकि 1460 विक्रमी के लगभग हम्मीर महाकाव्य में इन घटनाओं का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। भाषा के संबंध में भी कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने को जगह ही नहीं है, क्योंकि यह ग्रंथ पूरा जाली है। हो सकता है इसमें इधर उधर चंद के कुछ पद्य भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। उनका कहना है कि यदि समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ अंश भी मिले होते तो कुछ घटनाएं और इसके संवत तो ठीक होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कविराज श्यामल दास भी कहते हैं कि यह पृथ्वीराज रासो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है। रासो चंद ने नहीं लिखा और न पृथ्वीराज के समय में ही लिखा गया। हाँ, यह माना जा सकता है कि रासो की रचना राजपूतानी में ही हुई, क्योंकि शब्द और वाक्य रचना पर राजस्थानी प्रभाव है। रासो के संवत तथा तिथियां प्रायः अशुद्ध है। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वह उसमें भाषा भी उसमें अप्रामाणिक है, भाषा उसमें व्याकरण संबंधी इस पर ध्यान नहीं रखा गया है। कहते हैं उन्होंने 3 बातें कही हैं इसको अप्रामाणिकता के संबंध में। कहते हैं कि बात संवत तक की नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता, तो क्योंकि उसमें घटनाएं और नाम उसमें ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने को जगह ही नहीं है। यह पूरा ग्रंथ जाली है। रहा दूसरी बात, यह है कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं।
अधिक समय संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट गणंत तैयार हो गया, उसी के नाम पर रासो नाम की इमारत खड़ी हो गई। तीसरी बात तो कहते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा मिलती है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में तुली हुई सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग से हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ तक कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासाओं के काम का है। रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कहते हैं कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय में व्यतिक्रम में यह सही नहीं बैठता है। तिथियों की अशुद्धता है, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग है, भाषा की भिन्नकालीन विषमता है। अब इस प्रकार से बहुत से विद्वानों ने इसको अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। अब हम अधिक गहराई में न जाके हम देखते हैं इसकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों ने क्या कहा है। पृथ्वीराज को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की कमी नहीं है। इसमें कर्नल टाड हैं, गार्सा दत्तासी हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इत्यादि इसमें विद्वान हैं जिन्होंने इसको ऐतिहासिक माना है, प्रामाणिक माना है इतिहास संबंधी। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक भ्रांतियों का समाधान करते हुए कहते हैं कि रासों में ये त्रुटियां कल्पना के आधिक्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से आ गईं। उनके अनुसार नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित पट्टे परवानों से इन भ्रांतियों का समाधान हो जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपने लंबे और कठोर परिश्रम के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रासों का मूल रूप अल्पकाय था और वह प्रामाणिक है। उनके अनुसार न तो इसकी रचना 1600 विक्रमी के आसपास हुई और न ही यह जाली ग्रंथ है। इधर मिली हुई रासों की लघुतम प्रतियों के आधार पर घटना वैषम्य तथा भाषा संबंधी सभी शंकाओं का निराकरण हो जाता है। इन प्रतियों में इतिहास विषयक त्रुटिपूर्ण घटनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप न तो इसमें राजपूतों के कुछ अंशों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई जाती है और न ही प्रथा का विवाह साहबुद्दीन समर से युद्ध तथा भीम सोमेश्वर पृथ्वीराज के युद्ध का ही उल्लेख है। इतना ही नहीं, इसमें पृथ्वीराज और पद्मावती के विवाद की कथा भी नहीं है। कुछ भी अब इसकी भाषा के संबंध में कहना है, उनका कहना ये है कि उस समय 7वीं शताब्दी के आसपास सिंध और मुल्तान पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे तथा उन्होंने उसे राज्याधिकार से प्राप्त कर लिया था। चंद स्वयं लाहौर का निवासी था, जिनके मस्तिष्क में बाल्यावस्था से ही अरबी फारसी के शब्द अपना स्थान बना चुके थे। अतः रासों की जो भाषा में अरबी फारसी शब्दों का आना स्वाभाविक ही हो गया था। दूसरी बात यह है कि रासों का बहुत बड़ा अंश प्रक्षिप्त है, अतः परवर्ती काल में मुसलमानों के आतंक के कारण अरबी फारसी का मिश्रण हो गया, जो अनुचित प्रतीत नहीं होता। इसी कारण स्वरांत शब्दों का प्रयोग डिंगल की विशेषता से संबंध रखता है। अब मिश्रबंधु कहते हैं कि सन संवतों की गड़बड़ अधिक संदेह का कारण हो सकती थी, पर सौभाग्यवश विचार करने से वह भी निर्मूल ठहरती है।
चंद के दिए हुए सम्मतों में घटनाओं का काल अटकल पच्चू नहीं लिखा गया। इतिहास द्वारा विदित समय के चंद के कहे संवत तथा 90 वर्ष कम होते हैं और यही अंतर एक दो नहीं प्रत्येक घटनाएं संवत में देख पड़ता है। यदि चंद के किसी संवत में 90 जोड़ दें तो इतिहास से सिद्ध संवत निकल आता है। घटना वैषम्य के संबंध में भी मिश्र बंधु कहते हैं कि रासो से शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज द्वारा कई बार पकड़े जाने का वर्णन है, जबकि इतिहास एक बार का ही समर्थन करता है। इस संबंध में मिश्र बंधुओं का मत है कि वह काव्य में अत्युक्ति भी हो सकता है या मुसलमानों के कथनों पर बने इतिहासों ने मुसलमानों की हार का क्रम उल्लेख करके अपमान से बचने का यह तरीका निकाला हो। भाषा के संबंध में मिश्र बंधुओं ने लिखा कि कहा जाता है कि चंद के समय में हिंदी में इतने विदेशी शब्दों का होना असंभव है, कारण मुसलमानों के आने के पीछे ही उनके शब्द हिंदी में हो सकते थे और फिर भारत में शहाबुद्दीन के साथ यवनों का प्रवेश नहीं हुआ। उनके प्राय 200 वर्ष पहले से ही महमूद गजनबी की चढ़ाइयाँ होने लगी थी और पंजाब का एक बड़ा भाग मुसलमानों के अधिकार में चला गया था। महमूद से भी पहले सिंध तथा मुल्तान के देशों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। अतः पंजाबी भाषा में मुसलमानी शब्दों का मिलना स्वाभाविक ही था। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, जहाँ उस समय मुसलमानों का ही अधिकार था। चंद ने अपना बाल्यकाल इसी स्थान पर बिताया। स्वयं पृथ्वीराज ने यहाँ शहाबुद्दीन का भाई हुसैन और उसका पुत्र दोनों रहते थे। उन्हें जहागीर भी मिली थी। राज्य की सीमा मुसलमानी राज्य में मिली हुई थी। ऐसी दशा में व्यापारिक संबंधों में भी मुसलमानों का यातायात हिंदुओं के बीच अवश्य रहता होगा। इन सब कारणों से चंद की भाषा में मुसलमानी शब्दों का होना स्वाभाविक था और इन शब्दों को देखकर हम रासों के असली होने के विषय में कोई संदेह नहीं उठा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विकृत जरूर हो गया है। इस विशाल ग्रंथ में सार भी अवश्य है, कहकर रासो की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। गारसा दत्तासी भी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से हिंदी की अत्यंत प्राचीन रचनाओं में से एक है। चंद पिथौरा या पृथ्वीराज के यहाँ कवि थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया। अस्तु वे 12वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान थे। अब निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए अपनी बुद्धि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन विचारों को अधिक संगत मानती है। उन्होंने लिखा कि रासो का कालक्रम 10वीं शताब्दी के साहित्य के रूप से समानता रखता है। इसकी संवाद प्रवृत्ति कीर्ति पताका तथा संदेश रासक से साम्य रखती है। इसकी सभी प्राचीन कथानक रूढ़ियों का निर्वाह हुआ है। रासों में संस्कृत प्राकृत और अभ्रंश साहित्य की प्रवृत्तियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। 12वीं सदी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वरांत प्रवृत्ति इसमें उपलब्ध होती है। रासो विशुद्ध रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं है, प्रत्युत काव्य ग्रंथ है। हर्ष चरित्र के समान रासो में भी यत्र तत्र दैवी शक्ति का आरोप है। वस्तु स्थिति यह है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इतिहास को सीमित भौतिक अर्थ में ग्रहण न करके उसे व्यापक सांस्कृतिक रूप में ग्रहण किया गया है। उसमें तथ्यों और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। उसमें ऐतिहासिकता तथा
निजंधरी कथाएं साथ साथ चलती हैं। आज इतना ही, बाकी कल